नमस्ते बच्चों, आप सभी को मेरा वैदिक नमन। आज हम ऊँट किसान ओ यह कविता पढ़ेंगे। इसके कवि हैं त्रिलोचन शास्त्री जी। उनका जन्म 20 अगस्त सन 1917 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 9 दिसंबर सन 2007 ईस्वी में। तो यह कविता समझाने से पहले मैं आप लोगों को हमारे अन्नदाता के बारे में बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। बच्चों, आप ध्यान से सुनिए, समझे और ये सारी बातें आप और दूसरों को भी बताइए। किसान कौन है? किसान हमारा अन्नदाता है। किसान हमारा भाग्य विधाता है। किसान को यदि धरती का भगवान कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि किसान ही इस धरती पर ऐसा इंसान है जो धरती से अन्न उपजाता है। भोजन के समय ईश्वर को ही नहीं, किसान को भी क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। वह इतनी कड़ी धूप में, ठंड में, हर दिन सुबह शाम घनघोर वर्षा में क्या करता है? अपने खेत में काम करता है। उनके वजह से ही हम पेट भर रोज खाना खाते हैं। किसान की मेहनत के ही वजह से हम 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। हमारे देश में लगभग 70% भारतीय लोग किसान हैं। वे भारत देश की रीढ़ की हड्डी के समान हैं। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम ही किसान है। किसान इतना मेहनत करके भी गरीब है। आपको क्या लगता है किसान आलीशान बंगले में रहता है, उसके पास लाखों रुपए हैं? नहीं, किसान तो कच्चे मकान में रहता है। वह तो 2 वक्त की रोटी तक ठीक तरह से नहीं खा पाता है। अनाज तो महंगा होता रहता है, लेकिन उपजाने वाला गरीब का गरीब ही रहता है। फसलों की कीमतें कम होती जाती है और जिस वजह से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फसलों की कीमतें कम होने के कारण किसानों की आमदनी कम होती रहती है और इसी कारण उन्हें बहुत सारी समस्याएं भी, उनकी समस्याएं घटने के बजाय और ज़्यादा बढ़ती जाती है। कभी कभी किसान फसलों के दाम बढ़ने का इंतज़ार करते हैं और अपने फसलों को घरों में रखते हैं, और जिस वजह से फसल खराब भी हो जाती है और किसान को समस्याओं का सामना करना पड़ता है फिर से। और कभी कभी तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा वर्षा हो तो भी समस्या और न हो तो भी समस्या। और अगर सरकार ने कोई योजनाएं भी बनाई हो तो वह जानकारी उन तक पहुंचती नहीं है। और कुछ किसान समझ भी जाए तो उन्हें पता नहीं रहता कि किसके पास जाए, क्या पूछे, कैसे करे, क्योंकि वे अशिक्षित होते हैं। तो उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई आकर उन्हें समझाएगा या सब कुछ बताएगा, किस प्रकार यह सब कुछ होता है, किसके पास जाना हो, यह योजनाएं क्या करनी है, कैसे करनी, यह सब कुछ उन्हें समझ नहीं आता। तो वह दूसरों पर निर्भर रहते हैं और कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। जो किसानों तक पहुंचनी चाहिए वह उन तक पहुंचती नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। एक तो वे गरीब, ऊपर से अशिक्षित, करे तो क्या, जाए तो कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे। किसान खेती के अतिरिक्त अन्य उद्योग धंधे भी नहीं अपनाते और इससे भी उन्हें आर्थिक हानि पहुंचती है। ज़्यादा वर्षा के कारण अगर फसल नष्ट हो जाए तो सोचिए किसानों का क्या हाल होता होगा।
बैंक से कर्ज लेकर या फिर कहीं और से पैसे लेकर वे क्या करते हैं, बीज खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, कुछ और सामान खरीदते हैं। अगर फसल ही नहीं है तो क्या बेचेंगे, कहाँ से लेकर आएंगे पैसे, अपने लिए क्या रखेंगे, क्या खाएंगे, दूसरों को क्या खिलाएंगे। अब किसान के मेहनत पर तो पानी फेर ही जाएगा, लेकिन उनके जीवन के बारे में सोचिए, कौन देगा किसान को पैसे, कर्ज में डूब जाएगा और फिर गरीब का गरीब ही रह जाएगा। कि उनके बच्चे क्या खाएंगे। आपको क्या लगता है, उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते होंगे, अच्छे स्कूल कॉलेजेस जाते होंगे? नहीं। अगर फ़ायदा हो तो ठीक है, लेकिन फ़ायदा ही होगा हर साल हर बार, ऐसा तो नहीं है। नुकसान भी होता है और नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है। टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन सभी को हर महीने उनकी सैलरी मिल जाती, चाहे वर्षा हो या न हो। लेकिन किसान का क्या? अगर एक दिन भी किसान अपने खेत न जाए तो फसल बर्बाद हो सकता है। तो उसे हर वक्त अपने खेत में रहकर मेहनत करना पड़ता है। किसान की ज़िंदगी कष्टमय है और कई बार तो खुद की ज़मीन होकर भी उसके पास हल, बैल, बीज, खाद खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। फिर प्रकृति ने साथ नहीं दिया, वर्षा ठीक समय पर नहीं हुई, सूखा, अकाल पड़ गया तो और फसल बर्बाद हो गया तो क्या होगा? कर्ज अदा न करने की वजह से किसान की ज़िंदगी जो है वो और भी कष्टमय होकर रह जाती है। फसल बर्बाद हो जाना, खेत नष्ट हो जाना, सही मूल्य न मिलना, यही सारी कारणों की वजह से किसान जो है गरीब का गरीब ही रहता है। फसल पर सही मूल्य न मिलना, यही सबसे बड़ा कारण है। अगर फसल पर सही मूल्य मिले, अच्छे बीज मिले, सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो, भंडारण सुविधाओं की अगर कमी न हो तो किसान को अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। बस उन्हें सही मूल्य, अच्छे बीज, अच्छी व्यवस्था, अच्छी सुविधाएं मिल जाए, फिर तो किसान आसमान को छू सकता है। उनकी हालत में सुधार तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा वक्त और ज़रूर लगेगा। वो तो हम भगवान पर छोड़ देंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम प्रार्थना करेंगे कि किसान भी व्यावहारिक दृष्टि से प्रशिक्षित हो जाए और सम्मान जो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर को भगवान माना जाता है क्योंकि डॉक्टर जान बचाते हैं, लेकिन किसान का क्या? किसान तो हमारे अन्नदाता है। अगर वे अन्न नहीं देंगे तो हम जिंदा ही कैसे रहेंगे? तो सबसे पहले किसान। अब आते हैं कविता पर। उठ किसान ओ, उठ किसान ओ, बादल गिर आए हैं, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। तो वर्षा का मौसम आया है और आसमान में काले मेघ गरजते जल धरती पर बरसाने वाले हैं। और हलदर जो आसमान की ओर टकटकी लगाए जलधारा की बौछार को उतावला हो रहा है, उसे संबोधित कवि इसके बारे में उसे आह्वान कर रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में किसानों को उठने के लिए आह्वान किया जा रहा है। उसे उठकर आसमान की तरफ देखने के लिए कहा गया है। आसमान में देखो, क्या हुआ है? आसमान में बादल छा गए हैं। अब बारिश, ये जो बादल है बारिश लेकर पहुंच गए हैं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें यानी किसान को खेत में अपना काम शुरू करना चाहिए। तो तुम क्या करो? हल चलाओ और खेत को तैयार रखो। हमारे देश में कुल 6 ऋतु है:
ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु। तो भारत में यह वर्षा ऋतु जो है जुलाई से अक्टूबर तक होती है। तो देश के किसान वर्षा के आने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी समझाया, किसान जो है अभी भी बहुत हद तक वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा में थोड़ी भी कमी हो जाती है तो इसका सीधा प्रभाव जो है खेती पर अवश्य पड़ता है। और ये जो बरसात है वह सिर्फ किसान को ही नहीं, हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। बारिश के बिना जीवन की कल्पना तक की नहीं जा सकती, क्योंकि बारिश से ही हमें पीने के लिए पानी प्राप्त होता है। और आप सभी को पता है ना, अगर पानी हम नहीं पिएंगे तो जिएंगे कैसे। सबसे ज़रूरी तो खाना भी बाद में है, लेकिन सबसे पहले पानी। और पानी अगर वर्षा न हो तो कैसे मिलेगा हमें। वर्षा से ही तो हमें पीने के लिए पानी मिलता है कि नहीं बच्चों। तो इसीलिए ये जो वर्षा है यह सिर्फ किसान के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है। वर्षा ऋतु जनजीवन का आधार है। सभी जीव जंतुओं और मनुष्य का मन जो है प्रफुल्लित हो उठता है। जब वर्षा होती है तो प्रफुल्लित, बहुत खुश हो जाते हैं सभी, बच्चे बूढ़े सभी बहुत खुश हो जाते हैं। और यह किसानों के लिए तो वरदान से कम नहीं है, क्योंकि उसकी जो फसल है वह बारिश पर ही निर्भर करती है। वर्षा के कारण हमें पीने के लिए पानी मिलता ही है, लेकिन और क्या होता है, वर्षा के कारण फसल अगर अच्छी होती है तो हमें खाने के लिए अनाज भी तो मिलता है कि नहीं। तो वर्षा से ही सब कुछ है। वर्षा है तो हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। ना पानी, ना अनाज, ना फल, पेड़ पौधे भी मर जाएंगे। अगर वर्षा न हो तो वे कहाँ से ज़िंदा रहेंगे। पानी है, वर्षा है तो पानी है ना, और पानी है तो हम सब है। तो वर्षा सिर्फ किसान के लिए नहीं, हम सभी के लिए उतना ही ज़रूरी है, लेकिन किसान के लिए तो यह वरदान से कम नहीं है। तो पहले पंक्ति में कवि किसान को क्या कह रहा है, देखो जल्दी उठो, बाहर जाओ और आसमान की तरफ देखो, क्योंकि कौन आए हैं, बादल तुम्हारे साथ ही पहुंच गए हैं। अब तुम क्या करो, जल्दी से फटाफट उठ जाओ, बाहर जाओ और क्या करो, काम पर लग जाओ। कौन सा काम, अपने खेत को तैयार रखो, खेती करने का काम, खेत को तैयार रखो, क्योंकि अब कुछ ही देर में बरसात होने वाली है। फिर आसमान भर गया देख तो, इधर देख तो उधर देख तो, नाच रहे हैं उमड़ गुमड़ कर काले बादल, तनिक देख तो। तनिक का मतलब है थोड़ा सा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिटिल या स्मॉल क्वांटिटी। तो तनिक का मतलब है थोड़ा सा। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ये जो बादल आए हुए हैं ये ऐसे वैसे साधारण बादल नहीं है, ये तो पानी से भरा बादल है जो उमड़ गुमड़ कर आसमान में छा गया है। ज़रा सा अपना जो गर्दन है इसे उठा कर देखो तो यह तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आ गए हैं। तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं। किसान दुखी बैठा है, इतने सारे सवाल उसके मन में आ रहे हैं कि कब वर्षा होगी, कब मैं अपना काम शुरू करूँगा, ये वो दुखी बैठा हुआ है। तो इसलिए कवि क्या कह रहे हैं, ज़रा बाहर जाकर देख, तेरे प्राणों में, तेरे जीवन में खुशियाँ लेकर बादल पहुँच गई हैं। यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चलकर आई। संदेशा मतलब समाचार, अंग्रेजी में मैसेज।
संदेशा मतलब समाचार, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैसेज। पूर्वाई यानी पूर्व की ओर से चलने वाली हवा। शीतल यानी ठंडी। परदेसी दूसरे देश में रहने वाला, फॉरेनर। तो कवि कह रहे हैं कि इस बादल के साथ मधुर पूर्वाई ठंडी हवा भी चलकर केवल किसान के लिए ही आई है और किसी के लिए नहीं। केवल तुम्हारे यानी कवि किसान से कह रहे हैं केवल तुम्हारे लिए यह ठंडी हवा चलकर यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो इस बादल के साथ जो है ठंडी हवा चलकर आई है, यह मेहमान का संदेशा लेकर पहुँचे हैं। संदेशा क्या है, बादल रूपी संदेशा है कि अब थोड़ी ही देर में वर्षा होने वाली है। आपके लिए संदेशा कौन लेकर आते हैं? पहले तो पोस्टमैन हुआ करते थे, अब तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो वहाँ से मैसेज पहुँच जाते हैं। कोई ख़ास मेहमान आता है लेकर संदेशा? नहीं ना, लेकिन यहाँ पर किसान के लिए कोई और लेकर पहुँच गया है। ये संदेशा फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ज़रिए नहीं पहुँचा हुआ है। यह संदेशा पूर्व की ओर से चलने वाली हवा लेकर पहुँच गई है। फिर वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं। पाहुन यानी मेहमान, अतिथि। अंग्रेजी में गेस्ट कहते हैं ना, तो पाहुन यानी मेहमान। परदेसी मतलब मैंने बताया कि फॉरेनर, दूसरे देश में रहने वाला। तो यह पूर्वाई परदेसी अतिथि की तरह है जो तेरे घर सिर्फ तेरे ही लिए आए हैं। उड़ने वाले काले जलदर नाच नाच कर, गरज गरज कर, ओढ़ फुहारों की चित चादर, देख उतरते हैं धरती पर। जलदर यानी पानी से भरे बादल, क्लाउड्स फिल्ड विथ वाटर। जलदर यानी पानी से भरे बादल। फुहार यानी बौछार, नन्ही नन्ही बूंदे। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ड्रिजलिंग। सित यानी सफ़ेद, सित यानी सफ़ेद, वाइट। उसे ओढ़ना, उसे क्या कहते हैं, ढापना या किसी कपड़े या किसी से कवर करना, उसे कहते हैं ओढ़ना। ये काले बादल जो है वह नाच नाच कर, गरज गरज कर खेल रही हैं और बादलों ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है और धरती पर उतरकर ये बादल खेतों में खेल रहे हैं। गरज यानी बादलों की ज़ोरदार ध्वनि। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थंडरिंग, और हिंदी में गरजना। तो ये जो काले बादल है वह क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं और सफ़ेद चादर उन्होंने ओढ़ रखी है और वो सीधे बादल खेतों में जाकर छुपकर खेल रहे हैं। वह किसे नज़र नहीं आ रही है, किसान को। छिपे खेत में आँख मिचौनी सी करते आए हैं। छिपे खेत में आँख मिचौनी सी करते आए हैं। आँख मिचौनी यानी अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे उसे, हाइड एंड सीक गेम, लुका छुपी का खेल, उसे कहते हैं आँख मिचौनी। तो यह क्या कर रहे हैं, आँख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। आँख मिचौनी सी करते आए हैं मतलब एक वक्त गिरना, दूसरे ही वक्त बंद हो जाना, आना बंद हो जाना, आना बंद हो जाना, तो इसे आँख मिचौनी। तो क्या करते हैं, आँख मिचौनी सी करते नीचे आए हैं। वे एक पल के लिए दिखते हैं, दूसरे ही पल जैसे गायब ही हो जाते हैं। फिर एक पल दिखते हैं, फिर दूसरे ही पल फिर से गायब हो जाते हैं। तो यह कौन सा खेल खेल रहे हैं आप किसान के साथ, आँख मिचौनी, हाइड एंड सीक। हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा,
छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदलकर मुस्काएगा। तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं। तो कवि कह रहे हैं कि खेत जब तैयार हो जाएगा तो कैसा होगा, चारों तरफ हरा भरा हो जाएगा। तब ऐसे दिखेगा मानो जैसे झंडा लहरा रहा हो, और बादल भी रूप बदलकर खेत देखने के लिए पहुंच जाएगा। उस चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, कैसे खेत अब तैयार है। किसान को अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। इन जलधाराओं से जो तेरा मतलब किसान का हरा भरा खेत लहराएगा तो मानो हरी पत्ता, ऐसा लगेगा कि हरी पत्ता का फहरा रहा है। पताका यानी झंडा, फ्लैग, हरा फ्लैग, हरी पताका यानी हरा फ्लैग, ऐसा लग रहा है जैसे लहरा रहा हो झंडे की तरह। और तब छिपा हुआ बादल भी उसमें रूप बदलकर मुस्काएगा। क्यों मुस्काएगा? क्योंकि वह भी खुश है कि आखिरकार किसान को अपनी मेहनत का फल मिल गया। इतने दिनों तक जो मेहनत किया हुआ था, आखिर वह मेहनत रंग लाई। किसान खेत में जी तोड़कर मेहनत करता है, बीज बोता है और फिर आषाढ़ की जो पहली बौछार की तरफ वह आसमान की ओर नज़र लगाए बैठा रहता है। आसमान में जब काले बादल छाकर उमड़ने घुमड़ने लगते हैं तो वह खुशी से झूम उठता है। फिर जब काले मेघ बरसने लगते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मेघ मल्हार राग अलाप रहे हैं, गा रहे हैं, और यही राग किसान की मेहनत में रंग लाता है और उसका जीवन जो है आखिरकार सुखमय बनता है। कविता में हम पाते हैं कि सावन की हरियाली बादलों के कारण ही हुई है, तो इसीलिए कवि को उस हरियाली में मुस्कुराते हुए बादल ही दिखाई देते हैं। खेत तो अब पूरी तरह से तैयार है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। हाँ, उस फसल को यहाँ पर कवि ने झंडा कहा हुआ है। कवि कह रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे चारों तरफ किसी ने ग्रीन कलर के फ्लैग लगाए हो, और जब हवा चलती है तो वह क्या होता, और भी सुंदर नज़ारा होता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ ग्रीन कलर के फ्लैग फहरा रहे हो। और बादलों ने फसल का रूप धारण कर लिया है, तो इसीलिए कवि कहते हैं कि फसल भी जो है, मतलब जो फसल में बादल छुपा हुआ है, अब वह छिपा हुआ बादल भी रूप बदलकर क्या हुआ है, फसल के रूप में तैयार है और वह मुस्कुरा रहा है। यह हरियाली देखकर बादल भी मुस्काएगा। तो कवि कह रहे हैं छिपा हुआ बादल भी तब उसमें रूप बदलकर मुस्काएगा। बादल के बारे में भी कवि ने कितने सुंदर से समझाया है ना बच्चों। पहले बादल, उसके बाद बूंद बन जाना, फिर खेत में छिप जाना और आखिरकार फसल बनकर तैयार होना, और फिर किसान के सपनों को साकार करना। कितनी सुंदर कविता है ना बच्चों। आखिर में कवि कह रहे हैं कि तूने जो अच्छी फसल के जो मीठे मीठे सपने देखे थे, इनके मीठे गीत आज तेरे खेतों में छाए हैं, गूंज रहे हैं, और आज तेरी मेहनत रंग लाई है। धन्यवाद।